हमने पिछले वीडियो में जो है क्लास 12 के भूगोल का विषय सूची देखा था। या आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इकाई 1 में अध्याय 1 है जो मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यहाँ पर चित्र दिया गया है जो मानव और प्रकृति एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप। यही भूगोल है। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में या पिछले क्लास 11 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसके अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ेंगे तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्याय क्षेत्र के रूप में भूगोल समकलनात्मक अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल से संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी 2 प्रमुख घटक है, प्रकृति और जीवन के रूप में, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है? अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंधियों, मानवीय परिघटना, स्थानिक वितरण तथा घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिसमें मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए। क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतिकर, नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावचित्रात्मक,
ग्राफिक होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ग्राफिक होने से जो है दिमाग में जल्दी बैठेगा, भाव स्पष्ट नहीं होगा तो पढ़ने का मतलब नहीं निकलेगा। विवरण है, अगर उसका विस्तृत से अध्ययन किया जाए तो आसानी से हम समझ सकते हैं। इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। किसमें समग्रता में देखा जाना चाहिए? यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिमनद, प्रोत, नासिक, जल डमरू, मध्य की ग्रावा, मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांव, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राजदेश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेलमार्गों, जलमार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? मानव भूगोल की परिभाषा यहाँ दी गई है। अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, जिसको हम जो है पेपर में लिख सकते हैं। मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है। अब मानव और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार धरातल और मानव भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल
मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह किसने कहा है? यह रैटजेल ने कहा है। रैटजेल। और दूसरी परिभाषा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये एनसी सैंपल ने कहा है। एलएनसी सैंपल ने कहा है। और दूसरी परिभाषा है हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यह पॉल विडाल डी लाप्लास ने कहा। किसने? पॉल विडाल डी लाप्लास ने कहा। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रियाएं द्वारा करता है। आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके होंगे। भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति मृदा भू आकृति मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात वनस्पति जात हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्य क्रियाकलापों के द्वारा की है? गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों के जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया। अब हमें पढ़ना है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्रकृतिकरण मतलब मानव प्रकृति से किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, या प्रकृति का मानव और प्रकृति और का मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का आपस में संबंध है, इसलिए जो है मानव का प्रकृतिकरण और मानव का मानवीकरण, नहीं प्रकृति का मानवीकरण, सॉरी गलत बोलने के लिए,
कहीं कहीं जो है कुछ गलतियां हो जाती हैं। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अ, अपनी भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रियाएं करता है। क्या? अन्योन्य क्रियाएं करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रकृति प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। उदाहरण, घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इस प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों को समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने की योग्यता बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी के विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्रकृति के पर्यावरण से अन्योन्य क्रियाएं की आरंभिक जो है अवस्था में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इस कारण यह प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अव्यवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था उसकी प्रचंडता से भयभीत होती थी और उसकी पूजा करता था। मानव का प्रकृतिकरण यहाँ पर दिया गया है। वेदा मध्यरा भारत का अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है, भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहनने और साथ में कुल्हाड़ी के लिए वह पेड़ा का सर्वेक्षण करता था, जहाँ उसका कबीला कृषि
का आदिम रूप से स्थानांतरित कृषि करता है, अभी भी करते हैं ना। वेदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर जो है साफ करते थे, अभी भी करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता था। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर वेदा प्रसन्न है। जो ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसने आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेड़ा को पार करके वेदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए वेदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गंजहरा और कुचला कर संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप है जिनका प्रयोग वेदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। वेदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं और जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से वेदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। ये तो जो है प्रकृतिकरण थी। क्या थी? मानव की प्राकृतिकरण। किस प्रकार एक दूसरे से बंधे हुए थे, अभी बंधे हुए हैं। बॉक्स की कथा आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में
पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ लोगों ने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्र अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों द्वारा संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रिया सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र उच्च भूमियों पर स्वस्थ विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि सर्वत्र है। यहाँ से जो है उच्च भूमि पर स्वस्थ विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारागाहों, तटों पर पतन, महासागरीय तल, समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले विद्वान ने इसे संभववाद का नाम दिया। ये जो संभववाद है और निश्चयवाद है, ये जो है आपको BA में मिलेगा। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। प्रकृति का मानवीकरण यहाँ भी दिया। यहाँ मानव का मानविक प्रकृतिकरण था, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण है। अच्छा, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ प्रचंड पवनी और भारी हिम। शहर सर्दियों का अर्थ प्रचंड पवनी और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उनका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे
के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और वह पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुचि मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है। उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला वह किसी का आनंद लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविजन सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसी जीवशैली कैसे संभव हुई है? यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रांसहाइम के लोग उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरण को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोलविद्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण वृत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ रुको। लाल बत्ती का अर्थ रुको। लाल बत्ती का अर्थ रुको। एम्बर पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। और हरी बत्ती का अर्थ जाओ।
हरी बत्ती का अर्थ जाओ संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की आवश्यकता की स्थिति और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। इसका अर्थ प्रकृति के नियमों का अनुपालन करके और प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। विकसित अंतर्व्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिमनदियाँ निम्न भूमियाँ हैं। निश्चयवाद संकल्पनाओं ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। ये कुछ दिए गए हैं स्टेप्स। ये इम्पोर्टेंट भी होते हैं, क्वेश्चन इससे भी फंस जाते हैं। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेत्ता ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। अमूलवादी विचारधारा ने निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा क्या कहता है? व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक्कालबोध पर ज़्यादा जोर दिया। इसके पहले हमने पढ़ा प्रकृति का मानवीकरण और मानव का प्रकृतिकरण पढ़ा, जिसमें संवाद और निश्चयवाद भी है। इस पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये नवाद और निश्चयवाद और संवाद जो होता है, संभववाद, ये बीए में आता है, बीए में मिलता है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मानव भूगोल के क्षेत्र, अब हम क्षेत्र और उपक्षेत्र पढ़ेंगे।
मानव भूगोल के क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक हैं और उनके उपक्षेत्र कहाँ से कहाँ तक हैं। मानव भूगोल के उपक्षेत्र मानव भूगोल जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिनके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य संबंध के बीच व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इसी प्रकार मानव भूगोल की प्राकृतिक अत्यधिक अंतर्विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के घनिष्ठ अंतराल विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ। आइए मानव भूगोल क्षेत्रों और उपक्षेत्रों का परीक्षण करें। तालिका 1.2 में था, 1.1 को हम समझ लेते हैं। तालिका पहले 1. अब समय अवधि की बात करें। यहाँ पर समय अवधि, उपागम, बृहत लक्षण, मतलब उसके लक्षण क्या है, उपागम क्या है और समय अवधि। आरंभिक उपनिवेश युग जो है, आरंभिक उपनिवेश युग में जो है उपागम जो थे अन्वेषण और विवरण थे। क्या थे? अभी बृहद लक्षण की बात करें, साम्राज्यी और व्यापारिक रुचियों ने एक क्षेत्रों में खोजों और अन्वेषणों को प्रोत्साहित किया। क्षेत्रों का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। ये बृहद लक्षण है जो भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन महत्वपूर्ण पक्ष बना। वही एक अपने आप में जो है बहुत कुछ रखता है। उत्तर उपनिवेश युग की बात करने तो प्रादेशिक विश्लेषण हुआ था उपागम में। प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत वर्णन किए गए। मत यह था कि सभी प्रदेशों पूर्ण अर्थात पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। अंतरयुग समय अवधि की बात करें तो अंतरयुद्ध अवधि के बीच 1930 का दशक की बात है। 1930 का दशक की बात है जो इसका उपागम देखें तो क्षेत्रीय विभेदन एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए तथा किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान करने पर बल दिया जाता था। 1950 के दशक के अंत और 1960 के दशक के अंत तक की बात करें तो स्थानीय संगठन उपागम था। कंप्यूटर और बृहद की बात करें
बृहद लक्षण की बात करें तो कंप्यूटर और परिष्कृत संख्याओं की विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट मानचित्र और मानवीय प्रघटनाओं के विश्लेषण में प्रायः भौतिक के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था। इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्यता प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसकी पहचान करना? स्थानिक संगठन। 1970 के दशक की बात करें तो मानवतावादी, अमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ 1970 के दशक में। इसमें क्या लक्षण थे? मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतुष्टि और मानवीय रूप से भूगोल के अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में एक नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ। इन विचारधाराओं के अभ्युदय से मानव भूगोल सामाजिक, राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना। इन विचारधाराओं की थोड़ी सी और जानकारी के लिए नीचे दिए गए बॉक्स का आकलन करें। अगर 1990 दशक की बात करें 1990 तो इसका जो उपागम था भूगोल में उत्तर आधुनिकता था। अब आधुनिक क्षेत्र मतलब मशीन के क्षेत्र में चल चुकी बृहद सामान्यीकरण तथा मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठाने लगे। अब अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। इसमें हम मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञान की सहयोगी अनुशासन देखेंगे। मानव भूगोल के क्षेत्र के यहाँ सामाजिक भूगोल था। क्या था? सामाजिक भूगोल। उप क्षेत्र की बात करें तो व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ये सब जो है उप क्षेत्र थे उनके। और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासकों के अंतर्पृष्ठ की बात करें तो सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र, मनोविज्ञान कल्याण, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, मानवविज्ञान समाजशास्त्र, मानवविज्ञान महिला का अध्ययन, लिंग की बात करें तो समाजशास्त्र जो मानव विज्ञान महिलाओं का अध्ययन, ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास, चिकित्सा, महामारी विज्ञान, ये सब आते हैं। नगरीय भूगोल की बात कर लें तो नगरीय भूगोल नगरीय अध्ययन का नियोजन ये थे। राजनीतिक भूगोल की बात कर लें तो राजनीतिक भूगोल में राजनीति विज्ञान था। निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल में सैन्य विज्ञान था। जनसंख्या भूगोल में जननांकिकी था। आवास भूगोल नगर ग्रामीण नियोजन था। आर्थिक भूगोल की बात करें तो इसमें जो उप क्षेत्र की बात करें तो संसाधन भूगोल में
संसाधन अर्थशास्त्र आर्थिक भूगोल में अर्थशास्त्र जो है का ज़्यादा अध्ययन किया जाता होगा। कृषि भूगोल भी उसी में आ जाता है। कृषि उपक्षेत्र, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल, कृषि विज्ञान, औद्योगिक अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र, वाणिज्य, पर्यटन और यात्रा प्रबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब जो है पढ़ा जाता था उसके अंतर्गत। उसके बाद जो है ये आ जाता है क्या, अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न को एक अलग वीडियो में डाल दूंगा। इसके बाद हम